नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। प्रश्नों के अलावा हम कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो वन लाइनर के रूप में यानी फैक्ट के रूप में उनको देखेंगे। मेरा मतलब यहाँ पर ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अब इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है आप तक पहुँचे, वो चाहे किसी भी रूप में पहुँचे, प्रैक्टिस के रूप में या वन लाइनर के रूप में। मेरा मोटिव ये रहेगा कि आपके पास सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें पहुँच जाएँ एग्ज़ाम से पहले, जो कि आपका पोल साइंस का 5 तारीख को शेड्यूल्ड है और उसके पहले मैं सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप तक पहुंचाना चाहती हूं। टाइम कम है तो अब मैं फैक्ट के रूप में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें होंगी वो फैक्ट के रूप में ले लूँगी, बाकी प्रैक्टिस कराऊंगी आपको। तो दोनों चीज़ें मिक्स चलेंगी, यहाँ पर प्रैक्टिस भी चलेगी और लर्न फैक्ट भी चलेगा और आपके पास जो है सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट पहुँचेंगे। डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट लगी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं और साथ में वहाँ पर मेरा टेलीग्राम लिंक भी दिया है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं या आप पोल पाथ के नाम से भी सर्च करेंगे तो आप जो हमें ज्वाइन कर पाएंगे। प्लस मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे डिवाइस में कुछ ग्लिच इस समय दिख रहा है, तो ये PDF जो मैं अभी तक आपको दे पा रही थी तो वो कुछ दिनों के लिए शायद मैं नहीं दे पाऊँगी क्योंकि वो ऑटो सेव कर ही नहीं रहा है। तो इसके लिए जो है आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगर जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती है तो उसकी जो है आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। जैसे ही चीज़ें ठीक होंगी तो मैं और फिर से जो है PDF देना शुरू कर दूँगी। तो सबसे अच्छा यहाँ पर ये होगा कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स यानी शॉर्ट नोट्स तैयार करें, तो आपको यहाँ वहाँ लास्ट टाइम में भागना नहीं पड़ेगा और कुछ घंटों में आप कई बार रिवीजन कर लेंगे। ये मैं शुरू से कहती आ रही हूँ, सबसे अच्छा तरीका यही है। बाकी आपको जो फिजिबल लगे, जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, बट सबसे अच्छा तरीका हैंड रिटन नोट्स ही होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अपने चैनल पे पोल साइंस का फुल कोर्स देती हूँ। ऑल टीचिंग रिलेटेड जो जितने भी टीचिंग हैं सभी से रिलेटेड जो कोर्सेज़ हैं वो मैं देती रहती हूँ। यहाँ से कंटेंट हमारे निकलते रहते हैं। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट अभी भी निकल रहे हैं और आगे भी यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट वीडियोस निकलते रहेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एक स्वप्नदर्शी समाजवादी का अर्थ है। क्या अर्थ है? स्वप्नदर्शी समाजवादी की बात हो रही है, जिसके विचार व्यवहारिक हो, जो वर्ग संघर्ष से में विश्वास करता हो, जिसके विचार अव्यवहारिक हो, जो उपयोगितावादी हो। तो स्वप्नदर्शी जो समाजवादी का अर्थ यही होता है कि यथार्थ से अलग विचार रखना, एक कल्पना के जो है समाज में जीना, यही स्वप्नदर्शी समाजवाद की मतलब होता है। और इसमें क्या होता है, अगर हम देखें जो स्वप्नदर्शी समाजवादियों में सेंट साइमन, कौन इसके प्रबल समर्थक हैं, तो हम देखेंगे सेंट साइमन हैं, चार्ल्स फ्यूरियर हैं, ये चार्ल्स फ्यूरियर हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे रॉबर्ट ओवन महोदय हैं, फूरियर, जो रॉबर्ट ओवन है ये इसके जनक माने जाते हैं। रॉबर्ट ओवन जो है जनक हैं किसके? स्वप्नदर्शी समाजवाद के या फिर काल्पनिक समाजवाद के, इसके जनक माने जाते हैं। और ये शब्द जो है इनके द्वारा ही, रॉबर्ट ओवन के द्वारा ही ये शब्द कौन सा, स्वप्नदर्शी या काल्पनिक समाजवाद जो है, ये शब्द किसके द्वारा? रॉबर्ट ओवन के द्वारा शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, तो ये बातें हो गई। ऑप्शन जो है जिसके विचार अव्यवहारिक हों, जो मतलब यथार्थ से अलग हो, ये बात यहाँ पर ऑप्शन C सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिकारवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर्वाधिकारवाद की बात हो रही है। हिटलर ने किया, नीत्शे ने किया, मुसोलिनी ने किया या लीनिन ने किया? तो सर्वाधिकारवाद जो है इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है मुसोलिनी ने किया। ऑप्शन C यहाँ पर सही हो जाएगा। जो ये इटली के तानाशाह मुसोलिनी जो थे, इन्होंने ही इस शब्द का प्रयोग किया था। और इसमें क्या होता है, शक्ति एक जगह केंद्रित होती है और इस विचारधारा में क्या होता है, जनता के दैनिक जीवन के समस्त जो पक्ष होते हैं एवरी फील्ड में पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का ये जो है विचारधारा समर्थन करती है कि राज्य द्वारा जो है जनता के सभी जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी पक्ष हैं जीवन के, उनमें पूरा जो है राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। ऑप्शन जो है C यहाँ पर सही हो जाएगा।
तो मुसोलिनी द्वारा जो है इसकी स्थापना इटली में की जाती है। इटली में कब की जाती है? ये जो है 1922 में की जाती है, 1922 में की जाती है। और इसकी अगर हम देखें तो ये जो इसका शब्द है फांसीवाद क्या है? ये इसका आंग्ल पर्यायवाची यानी कि इंग्लिश फासिज्म होता है, और ये फासियो शब्द से जो है लिया गया है, इटालियन शब्द है, ये ध्यान रखना, इटालियन ये है। इटली में इसकी क्योंकि उत्पत्ति हो, मतलब इसको जो है सर्वप्रथम इसकी स्थापना की जाती है, तो ये इटालियन वर्ड है, ये भी ध्यान रखना। इटली से इटालियन वर्ड जो है फासियो जो है इससे लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? इटालियन वर्ड फासियो से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है कि बंधी हुई लकड़ियों का समूह, जिसे कि इसका अर्थ होता है लकड़ियों का बंधा हुआ बोझ या गट्ठर। तो लकड़ियों का गट्ठर मान लेते हैं, लकड़ियों का गट्ठर ये इसको मान लेते हैं। और ये जो है शक्ति का प्रतीक है, यानी कि एकता का प्रतीक है बंधा हुआ गट्ठर। तो ये फांसीवाद की स्थापना कब होती है? 1922 में होती। किसके द्वारा होती? मुसोलिनी के द्वारा की जाती है। कहाँ होती है? इटली में होती है। और ये फांसीवाद शब्द जो है इटालियन शब्द है। कहाँ से लिया गया है? फासियो से लिया गया है। लकड़ी का गट्ठर इसका अर्थ होता है। ठीक है, ये सारी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसका इंग्लिश जो है अनुवाद है फासिज्म, इसका इंग्लिश अनुवाद है। और इसी को जो है हिटलर ने नाजीवाद के नाम से इसकी स्थापना कहाँ की थी? जर्मनी में की थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। तो ये चीज़ें हैं। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समाजवाद शब्दावली का प्रयोग किसने किया है? कार्ल मार्क्स ने किया है, या क्रोपोटकिन ने किया है, या सेंट साइमन ने किया है, या रॉबर्ट ओवन ने किया है? रॉबर्ट ओवन इन्होंने किया है। किसने किया है? तो अभी हमने डिस्कस किया कि रॉबर्ट ओवन ने जो है समाजवाद शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किया। तो ठीक है, ओवन ने जो है इसका प्रयोग करते हैं। समाजवाद शब्दावली का प्रयोग ओवन के द्वारा किया जाता है। और अगर हम देखें समाजवाद जो है अंग्रेजी और फ्रांसीसी शब्द सोशलिज्म का हिंदी रूपांतर है। तो इसको ऐसे सुन लीजिए, दिमाग में रखिए, हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ ले। तो ये किसका है? जो अंग्रेजी और फ्रांसीसी शब्द सोशलिज्म है, इसका जो है हिंदी रूपांतर क्या है? समाजवाद। अच्छा, ये रॉबर्ट ओवन को क्या है? जो काल्पनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है, जो कि अभी हमने बात कर ली है। और कार्ल मार्क्स क्या है? ये हैं वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं। क्रोपोटकिन की बात करें तो ये अराजकतावादी हैं। सेंट साइमन की बात करें तो ये भी जो है ये काल्पनिक समाजवाद के समर्थक में आते हैं। तो ये समर्थक में आ जाएंगे, काल्पनिक समाजवाद के समर्थक, यानी काल्पनिक समाजवादी में आते हैं। सेंट साइमन, फूरियर, ओवन, ये सारे जो है काल्पनिक समाजवाद में आ जाते हैं, इसके समर्थक के रूप में आते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। कौन नव वामपंथ का प्रमुख विचारक माना जाता है? एफ शूमेकर, या फ्राइडमैन, या हर्बर्ट मार्क्यूस, या उपरोक्त कोई नहीं? तो जो नव वामपंथ है इसके जो प्रमुख विचारक हैं हर्बर्ट मार्क्यूस, यही है इनके प्रमुख विचारक। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इन्होंने जो है यही बोला है, नव वामपंथी यही मानते हैं कि जो तकनीकी प्रगति है इस युग में मानव ने अपनी स्वतंत्रता जो है खो दी है, और ये अध्यात्म से विमुख हो गया है, जो आध्यात्मिक आवश्यकताओं से विमुख हो गया है। तो ये सारी बातें करते हैं, मानव जो है पराया हो गया है, यानी कि वो अपने आप से ही दूर हो गया है, ये सब बातें करते हैं। और इस पंथ के यानी वामपंथ, नव वामपंथ के अगर हम मेन देखें तो ये हो जाएंगे, मार्क्यूस हो जाएंगे, हरखाइबर हो जाते हैं, हरखाइबर हो जाएंगे यहाँ पर। और थियोडोर हो जाएंगे,
ये जो मेन समर्थक हैं किसके, नौ वामपंथ के। चलिए आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि समाजवाद एक टोप की भांति है जिसने अपनी आकृति खो दी है क्योंकि उसे हर कोई धारण कर लेता है। ये किसने कहा है, किसने कहा है? GTH कोल ने कहा है या CM जोड ने कहा है? जोड, यहाँ पर जोड होगा, CM जोड ने कहा है, या GV शाह ने कहा है, या बर्टन रसल ने कहा है? किसने जो है ये बात कही है? तो ये जो है CM जोड के द्वारा जो है CEM जोड के द्वारा जो है ये बात कही गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसको जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो CM जोड और टोप, दो आप थोड़ा सा सिम्बलाइज इसको मतलब मिला सकते हैं। टोप और जोड, थोड़ा सा कहीं ना कहीं राइमिंग हो रही, पूरा तो नहीं हो रही है लेकिन थोड़ा सा इसमें मात्राओं को बोलने का तरीका जो है उसमें हो रहा। तो इससे आप रिलेट करें और इसको याद कर लें। कोई और तरीका है तो कथन हमेशा रिलेट करके याद करें, तभी याद रहेंगे, अदरवाइज़ कुछ दिन में वो स्किप हो जाते हैं, रुकते नहीं है माइंड में। तो कथन को कोई ना कोई स्टोरी किसी न किसी वर्ड के साथ रिलेट कर दीजिए। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, टोप और जोड। निम्न में कौन स्वेच्छातंत्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? बर्निल नहीं करते, हेयक नहीं करते, लास्की नहीं करते, या फ्रीडमैन नहीं करते? कौन नहीं करता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है लास्की, ये इससे संबंधित नहीं। जो स्वेच्छातंत्रवादी विचारधारा है ये इसका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, यानी कि लास्की इससे जो है संबंधित नहीं है। बाकी जो बर्निल, हेयक, फ्रीडमैन ये सभी जो है इससे संबंधित हैं, और नॉजिक भी संबंधित हैं इससे। नॉजिक ये भी आ जाते हैं प्रमुख विचारकों में, तो ये भी इससे संबंधित हैं। स्वेच्छातंत्रवादियों का मतलब विचारधारा क्या विचार है मेन, तो वो देख लेते हैं। ये कहते हैं व्यक्ति की समृद्धि करने के लिए उसको पूर्ण अवसर देने चाहिए, उसकी आर्थिक गतिविधियों में किसी तरह की प्रतिबंध जो है नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको सभी तरह के प्रतिबंधों से मुक्त रखो आर्थिक गतिविधियों में। तो ये बात इनका मानना है, और ये नॉजिक, बर्निल, हेयक और फ्रीडमैन ये सब इसके जो समर्थक हैं। चलिए देखेंगे आगे हम। अब अगला क्या है, कौन सी पार्टी विश्व की समाजवादी पार्टी की अगुवा बताई गई है? समाजवादी पार्टी की अगुवा कौन सी पार्टी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस है, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी है, ब्रिटिश लेबर पार्टी है, या फ्रांस की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है? कौन सी पार्टी है जो कि समाजवादी पार्टी की अगुवा बताई गई है? तो ये है ब्रिटिश लेबर पार्टी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ब्रिटिश लेबर पार्टी जो है समाजवादी पार्टी की अगुवा पार्टी बताई गई है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्याय तथा स्वतंत्रता में घनिष्ठ संबंध है। ये विचार जुड़ा है, किससे जुड़ा है? मार्क्सवादियों से जुड़ा है, उदारवादियों से जुड़ा है, अराजकतावादियों से जुड़ा है, या समाजवादियों से जुड़ा है? किससे ये जुड़ा है? तो न्याय और स्वतंत्रता में घनिष्ठ संबंध है, ये विचार जो है उदारवादियों से जुड़ा है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये उदारवादी मानते हैं कि स्वतंत्रता और कानून जो है परस्पर इनका जो है संबंध है, और मतलब घनिष्ठ संबंध है। कानून क्या करता है कि स्वतंत्रता को सीमित नहीं करता है, बल्कि ये स्वतंत्रता की रक्षा करता है, और जब स्वतंत्रता की रक्षा होती है तो स्वतंत्रता में वृद्धि होती है। तो ये जो है मानते हैं उदारवादी कि न्याय और स्वतंत्रता में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि किसने कहा कि मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है? मुक्त समाज का दुश्मन किसने कहा? कार्ल पॉपर ने कहा है, या एक्टन ने कहा है, या लास्की ने कहा, या फुकुयामा ने कहा है? तो जो है ये मुक्त समाज का दुश्मन, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ने ऐसा बोला है क्योंकि कार्ल पॉपर जो है मार्क्सवाद का जो है आलोचक है, यानी कि मार्क्सवाद की जो स्वतंत्रता, मार्क्सवाद को क्या मानता है कि स्वतंत्रता विरोधी मानता है। तो ये है। और अगर हम एक्टन की बात करें तो जो ये स्वतंत्रता और समानता का नकारात्मक दृष्टिकोण है, ये इसके समर्थक हैं। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण समानता की आशा ही व्यर्थ है। तो ये लॉर्ड एक्टन का कथन है, फेमस कथन है, तो इसको आप लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें कि नकारात्मक स्वतंत्रता और समानता के नकारात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो एक्टन और डी टॉकविले
एक्टन एंड टॉकविले। टॉकविले, सब चीज़ का रिवीजन करते चलिए। टॉकविले क्या है? नकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक हैं, यानी कि ये स्वतंत्रता समानता को विरोधी मानते हैं। स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। तो ये हो गए इनसे। और फुकुयामा की बात करें तो इन्होंने जो है इतिहास का अंत लिख करके जो है एक खलबली मचा दी थी जब ये सोवियत संघ टूटा था। तो इनका इतिहास का अंत कई बार पढ़ाया है और ये इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर बता रही हूँ। फुकुयामा लास्की लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक हैं, आप सबको पता है। और चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। ये अलग अलग फैक्ट हैं फुकुयामा और एक्टन से संबंधित, तो लेकिन इम्पोर्टेंट है इसलिए बता दिया। आगे देखेंगे। किसने कहा समाजवादी राज्य एक और साम्यवाद, यहाँ पर जो है समाजवादी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए कल्याणकारी। लिख लेते हैं कल्याणकारी, ठीक है। तो किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य एक और साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य समझौता है? किसने कहा ये? तो लॉक ने कहा, या हॉबमैन ने कहा है, या कांत ने कहा है, या रूसो ने कहा है? किसने कहा है ये? तो ये जो है कथन किसके द्वारा? हॉबमैन के द्वारा कहा गया। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि निम्न में से किसे अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है? समाजवाद को, श्रेणी समाजवाद को, व्यक्तिवाद को, श्रमिक संघवाद को। मतलब किसको जो है अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है? तो ये जो है ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, व्यक्तिवाद को। क्योंकि व्यक्तिवाद ऐसी विचारधारा है जो ये मानती है कि जो व्यक्ति के कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो ये जो है अहस्तक्षेप के सिद्धांत का एक प्रकार से पालन करती है। और इसमें जो है लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर और मिल, एक्टन, ये सभी आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाएंगे? लॉक, मिल, स्पेंसर और यही एक्टन भी आ जाएंगे इसमें। एक्टन, लॉर्ड एक्टन, ये सारे जो है इसमें समर्थकों में आ जाते हैं। देखो, यदि हम श्रमिक संघवाद की बात करें तो इसके जनक जो हैं जॉर्ज सोरेल हैं। श्रमिक संघवाद जॉर्ज सोरेल इसके जनक हैं। अगर हम श्रेणी समाजवाद की बात करें तो GDH कोल, GDH कोल इसके जो है समर्थक हैं। GDH कोल तो समर्थक हैं ये, बल्कि प्रतिपादक कह सकते हैं आप, इनको जनक माने जाते हैं GDH कोल। तो श्रेणी समाजवाद GDH कोल से संबंधित है। जॉर्ज सोरेल जनक हैं किसके? श्रमिक संघवाद के। चलिए देखेंगे हम आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में सुमेलित कौन सा जो है सुमेलित है? कौन सुमेलित है? तो कौन सा है? नाजीवाद है फ्रांस, गिल्ड समाजवाद जर्मनी, फासीवाद इटली और फेबियनवाद जो है सोवियत संघ। तो कौन सा जो है सुमेलित है इसमें? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी फासीवाद इटली यही सही सुमेलित है, बाकी नहीं है। नाजीवाद कहाँ पर आया था? तो नाजीवाद जर्मनी में हिटलर के द्वारा लाया गया था। आप सबको पता है जर्मनी हिटलर के द्वारा जो है लाया गया था। गिल्ड समाजवाद की बात करें तो गिल्ड समाजवाद जो है ब्रिटेन में लाया गया था। किसके द्वारा? अभी अभी हमने बात की गिल्ड समाजवाद या श्रेणी समाजवाद, एक ही बात है। GDH कोल जो है इसके कौन है? कोल महोदय हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं। और अगर हम फासीवाद की बात करें तो ये राइट है बिल्कुल, इटली में। किसके द्वारा? मुसोलिनी के द्वारा लाया गया था। जो ये मुसोलिनी है 1922 में इनके द्वारा स्थापित किया गया था। अगर हम फेबियनवाद की बात करें तो फेबियनवाद भी ब्रिटेन में आया था।
ये भी ब्रिटेन में आया था। और अगर इनकी हम उसकी संस्थापक की बात करें कि किसके द्वारा जो है इसको संस्थापित किया गया, तो सिडनी वेब जो है इसके संस्थापक हैं। ठीक है। और जो है अगर हम बात करें कि ये वैज्ञानिक समाजवाद हैं तो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। यूटोपियन समाजवाद से अगर हम रखें तो टॉमस मोर, सेंट साइमन, ये सारे जो हैं संबंधित हो जाएंगे। यूटोपिया एक बहुत फेमस पुस्तक है। यूटोपिया ये किसकी है? टॉमस मोर की है ये पुस्तक। बार बार रिवीजन करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी टंग में आ जाएंगी। यूटोपिया टॉमस मोर की पुस्तक है। ठीक है। काल्पनिक समाजवाद से ही संबंधित हैं। चलिए आगे देखेंगे हम। ऑप्शन यहाँ पर सी है। ठीक है, हम आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्क्सवादी सिद्धांत के आने के पीछे मूल कारण क्या था। यानी कि जब कोई चीज़ स्थापित होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई जो कारण होता ही होता है। जैसे कि फांसीवाद की स्थापना हुई तो उसके पीछे भी कारण था। प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद जो है ये जो वर्साई की संधि हुई, ये सब चीज़ों को लेकर के वहाँ पर जो है फांसीवाद की स्थापना हुई और फिर अपने राष्ट्र का स्वाभिमान लाने के लिए सब बातें हुई। चलिए वहाँ पे नहीं जाएंगे हम, छोड़िए उसको। आते हैं ऑप्शन में। मार्क्सवाद सिद्धांत आने का कारण देखते हैं। स्वतंत्रता क्रांति के लिए आम जनता को प्रेरित करने के लिए आया था, या देश का संविधान तैयार करने के लिए आया था, या 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान पूंजीवाद के दुष्प्रभाव के कारण आया था, या एक विशेष धर्म का समर्थन करने के लिए आया था। तो मार्क्सवाद का सिद्धांत यही था कि उसमें जो है 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान पूंजीवाद का जो दुष्प्रभाव था उसके दुष्प्रभाव को देखते हुए कुछ लोग जो है जो सेंसिटिव लोग थे तो उनको वो दुष्प्रभाव जो है अच्छे नहीं लगे। तो जब फिर इसमें से एक मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स, जिन्होंने इस पर जो है सारे सिद्धांत बनाने शुरू किए। तो ये दुष्प्रभाव के जो पूंजीवादी दुष्प्रभाव थे उनके कारण ये मार्क्सवादी सिद्धांत आया। आगे देखेंगे कि किसने समाजवाद के विचार के रूप में 7 क्रांतियों का सप्त क्रांति दी, यानी सप्त क्रांति संज्ञा करके एक पदबंध दिया था। तो किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया ने, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी। किसके द्वारा जो है ये सप्त क्रांति का सिद्धांत कह लीजिए, अवधारणा कह लीजिए, ये पदबंध कह लीजिए, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, इनके द्वारा दिया गया था। भारत में समाजवादी आंदोलन के ये प्रमुख नेता हैं। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अभी ज़्यादा डेप्थ में जाने का टाइम नहीं, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। तो यहाँ पूछ रहा है कि सबसे जो है महत्वपूर्ण राज्य का अंग क्या है। आप सबको पता है जो संप्रभुता है ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और वैसे भी राज्य के ये 4 अंग माने गए हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। लेकिन कुछ जो है वहाँ पर ऐसे विचारक भी हैं कि जो इसको भूभाग है इसको महत्वपूर्ण राज्य का जो है महत्वपूर्ण अंग नहीं मानते हैं। भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व तो नहीं मानते हैं। 4 तत्व होते हैं, चारों यहाँ पर दिए हैं। उसमें संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण होती है, सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता होती है। इसको प्राण तत्व भी कहा जाता है, प्राण तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, 4 तत्व होते हैं, चारों यहाँ पर यही होते हैं, दिए गए हैं। और अगर हम बात करें कि कौन कौन जो है नहीं मानते हैं, तो जो दुग्वी, विलोवी और सीले, लिमोन, ये क्या है? भूभाग मानते हैं कि जो भूभाग है वो आवश्यक तत्व नहीं है। जो राज्य को भूभाग नहीं मानते हैं, मतलब भूभाग को जो आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं, उनमें कौन आ जाएंगे? सीले आ जाएंगे, ये लिख लीजिएगा। सीले आ जाएंगे, दुग्वी आ जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको लगे कि ठीक है। थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट बहुत है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा आने की संभावना होती है। नाम इनके चेंज कर दिए जाते हैं, सीले, दुग्वी और विलोबी, लिमोन, विलोबी और लिमोन, ये जो हैं ये 4 प्रमुख हैं जो भूभाग को आवश्यक तत्व तो नहीं मानते हैं। बाकी राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। ठीक है, कभी क्या होता है कि
इन चारों में एक कोई दूसरा दे देंगे और कहेंगे कि इनमें से कौन राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, तो आपको वो पहचान लेना है। ये चार जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता, ये चार होते हैं। इसके अलावा जो होगा वो ये टिक कर देना है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिए। आपका लाइक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको किस तरह से कंटेंट चाहिए, फैक्ट में चाहिए या प्रैक्टिस के रूप में चाहिए। ये भी आप बताएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपके लिए क्या ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, किस चीज़ से आपको ज़्यादा समझ में चीज़ें आ रही हैं, तो वो भी आप ही बताएंगे हमें, तब हम समझेंगे उसको। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य ही नगर था और चर्च भी। ये किससे संबंधित है? स्विस कैंटनों से, या जो पेरिस नगर थे, या ये जो यूनानी नगर थे, या फ्रांसीसी नगरों से संबंधित था? किससे संबंधित है ये? तो ये जो है ऑप्शन से यूनानी नगरों से संबंधित है कि चर्च राज्य ही नगर था और चर्च भी, यानी कि राज्य जो है नगर भी था और चर्च भी था, तो ये यूनानी नगरों से संबंधित है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। किसने ये कहा? ये कथन है, तो किसने कहा है, किसने बोला है? ये गार्डनर ने बोला है, या मिडिंग्स ने बोला है, या ब्लंटसली? यहाँ पर जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, अब सही है। ब्लंटसली ने कहा है या लीकॉक ने कहा है? ये किसने कहा है कि जो है, तो ये कथन जो है लीकॉक महोदय ने कहा है। जो सीले और लीकॉक ये कुछ विद्वान हैं जो परंपरागत राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, इनका ये ऐसा मानते हैं। और लीकॉक मानते हैं कि राज्य क्या है? अमूर्त है, और सरकार ही राज्य का व्यवहारिक एवं मूर्त रूप में प्रतिनिध है, यानी कि सरकार जो है उसका एजेंट है, प्रतिनिध है। किसका? राज्य का। वही तो उसको जो राज्य के सारे रूल्स नियम लेकर के सरकार ही चलती है, तो ये मानते हैं ये कि जो है सरकार क्या है? राज्य का अभिव्यक्त रूप है, प्रत्यक्ष रूप है, मूर्त। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर सीले आता है तो सीले भी यही मानते हैं, उनको भी आप टिक कर सकते हैं। निम्न में कौन सा राज्य नहीं है? राजस्थान नहीं है, नेपाल नहीं है, बांग्लादेश नहीं, या श्रीलंका नहीं है? तो कौन सा जो है राज्य नहीं? राज्य का मतलब यहाँ है, तो राज्य का मतलब यहाँ देश से ले लीजिए, सिंपल लैंग्वेज में इसको समझिए, देश से ले लीजिए। और जो समाज में क्या है, किसी जो समुदाय है उसको राज्य कहलाने के लिए चार तत्व जरूरी हैं। कौन कौन से? अभी हमने बात की थी, किसी राज्य के चार तत्व निश्चित जो होने चाहिए: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, प्रभुसत्ता, सरकार। जिसमें प्रभुसत्ता जो है सबसे ज़रूरी होती है, यानी कि संप्रभुता जो है वो सबसे ज़रूरी होती है, प्राण तत्व कहा गया है। तो नेपाल में क्या है? यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नेपाल में संप्रभुता नहीं है, और तो जो है ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग तो ये मैकियावली ने किया था। मैकियावली ने जो है सर्वप्रथम प्रयोग राज्य शब्द का किया था, और मैकियावली को आधुनिक राजनीति का जनक भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? किसने कहा है? एल डी वाइट ने कहा, कांट ने कहा, ग्रीन ने कहा, या जेस मिल ने कहा है? तो जो राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये टी एच ग्रीन जो है इसको मानते हैं ऐसा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, टी एच ग्रीन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या? किसने कहा, किसने राज्य का वर्णन इस तरह किया कि वह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण एवं सभी पूर्णता में साझेदारी है? ऐसा जो है किसने कहा है? तो ये जो है कहने वाले आपके एडमंड बर्ग महोदय हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अरस्तु की बात करें तो ये राज्य को क्या है? व्यक्ति से पूर्व मानते हैं। क्या मानते हैं? व्यक्ति से पूर्व मानते हैं। वहीं पर प्लेटो क्या मानते हैं? व्यक्ति का बृहद रूप मानते हैं। राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप मानते हैं। लास्की क्या मानते हैं? लास्की जो है ये लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक हैं। तो आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। लेसस फेयर सिद्धांत का प्रतिपादक था कौन था? एडम स्मिथ था,
या टी.एच. ग्रीन या मिल या लीकॉक कौन थे? तो जो लेसेस फेयर सिद्धांत है ये एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। इसका मतलब होता है कि अहस्तक्षेप से है, हस्तक्षेप से इसका मतलब है। क्वेश्चन इस तरह भी आएगा, क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, दूसरा इसका रूप आएगा कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। पूछेगा दिस इज फेयर का क्या अर्थ है, तो व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, इसका ये मतलब है, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। ऐसे ही ऑप्शन आएंगे, हस्तक्षेप आ जाएगा या फिर व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। तो इसका मतलब है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को प्रतिबंधित मत करो, अकेला छोड़ दो। तो ये आएगा ऑप्शन इस तरह से। और अगर इनकी पुस्तक की बात करें, एडम स्मिथ की पुस्तक क्या है, तो वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक का नाम है। चलिए हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन जो है एडम स्मिथ सही हो जाएगा, और ये जो है ब्रिटेन के थे एडम स्मिथ। आगे देखेंगे हम, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, ये कथन है किसके द्वारा कहा गया है? तो फॉलेट के द्वारा कहा, या हेगल, या प्लेटो, या कोई नहीं, किसके द्वारा जो कहा है कि राज्य एक आत्मा है, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। तो ये जो है कहा गया है, जो हेगल हैं इनके द्वारा कहा गया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो क्या कहते हैं? यहाँ पर प्लेटो कहते हैं राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, बृहद रूप है। साथ में हेगल ये सेंटेंस कहते हैं। इसके अलावा और क्या कहते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। अवतरण है कह सकता है, शोभा यात्रा कह सकता है, पदक्रम कह सकता है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो वहाँ पर ये देख लीजिएगा, कई सेंटेंस शब्द जो है वहाँ पर अलग अलग करके दे देता है आयोग, पर ये सेंटेंस आपका हीगल से संबंधित है और ये भी हीगल से संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम। अगला क्वेश्चन है, किसने राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह कहा है? संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह किसने कहा है? मैक्स वेबर ने कहा है, लास्की ने कहा है, या डेविड हेल्ड ने कहा है, या लास्वेल ने कहा है? संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसको जो है ये लास्वेल महोदय हैं, इन्होंने कहा है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से किसने समाज को ईंट तथा राज्यों को सीमेंट कहा है? किसने कहा है? आशीर्वादम ने, या गिलक्राइस्ट ने, या गैटल ने, या गार्नर ने? क्या है, किसने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट किसने कहा है? तो ये कहने वाले महोदय कौन हैं? आशीर्वादम है, आशीर्वादम। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गार्नर महोदय जो हैं, इन्होंने राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा दी है। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत कहाँ से होता है? राज्य से होता है, राज्य से होता है। और गैटल की बात करें तो ये राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा कैसे, ये जो राज्य के विज्ञान के रूप में देते हैं, राज्य के विज्ञान के रूप में देते हैं। चलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही हो रहा है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। किसने कहा कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित भूभाग का नाम है?
तो ये किसने कहा है? लीकॉक ने कहा है, बिलोवी ने कहा है, लास्की ने कहा है या मैकाइवर ने कहा है? इसको मैकाइवर ने कहा है। किसने कहा गया, किसके द्वारा है ये चीज़ें कही गई हैं? तो ये जो लीकॉक महोदय हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। लीकॉक महोदय ये कहते हैं कि कानून स्थापना के लिए लोग जो है एक निश्चित भूभाग में लोग संगठित हुए हैं, उसी को जो है राज्य कहते हैं। लेकिन अगर यहीं पर आ जाए कि राजनीतिक दृष्टि से संगठित जो लोग हुए हैं, राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग शॉर्ट है, कीवर्ड है किसी परिभाषा का। अगर ये बात आए तो ये बात किससे संबंधित हो जाएगी? ये ब्लंटसली से संबंधित हो जाएगी, ब्लंटसली। तो अगर कानून की स्थापना के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं तो लीकॉक, और अगर राजनीतिक दृष्टि से वो इकट्ठे संगठित हो रहे हैं तो ब्लंटसली। ठीक है, तो ये परिभाषाएं दोनों मिलती जुलती हैं, लेकिन बस ये राजनीतिक दृष्टि से है ब्लंटसली, और लीकॉक क्या है? कानून की दृष्टि से हैं, कानून स्थापना के लिए है, इतना अंतर है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने राज्य को एक निश्चित भूभाग में राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोगों के रूप में परिभाषित किया है? चलिए वो आ ही गया सेंटेंस। तो किसने किया है? तो ये जो है ब्लंटसली महोदय ने किया है। यहाँ पर लिख लेते हैं ब्लंटसली। ये ब्लंटसली महोदय ने कहा है। ऑप्शन बी जो है अभी हमने डिस्कस किया, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और समझेंगे कि बोदा ने, जो बोंदा थे, इन्होंने क्या किया कि राज्य शब्द की जगह जो है रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी है इन्होंने। तो राज्य शब्द की जगह रिपब्लिक को प्रमुखता दी। ठीक है, तो ये बोदा से संबंधित है। ये बोदा महोदय जो हैं ये बोलते हैं, ये मतलब रिपब्लिक शब्द को ज़्यादा इन्होंने प्रमुखता दी है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि पूंजीवाद के सागर बीच, यहाँ पर के होगा, के पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप जो है सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। यह कहा है, किसने कहा है? किसके द्वारा जो ये कहा गया है? तो ये माओ से तुंग द्वारा कहा गया है, या कार्ल मार्क्स द्वारा कहा गया, या लेनिन के द्वारा कहा गया, या स्टालिन के द्वारा कहा गया। तो ये बात जो है लेनिन महोदय ने कही थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो है पूंजीवाद के सागर के बीच का जो समाजवादी द्वीप है वो सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। ये लेनिन महोदय का कहा हुआ सेंटेंस है। जबकि जो मार्क्स महोदय हैं ये कहते हैं कि एक परस्पर विरोधी वर्गीय समाज में राज्य एक राजनीतिक उपकरण है। यह वर्ग के ये क्या करता है कि एक वर्ग के ऊपर दूसरे के शासन बनाए रखने का एक यंत्र है। जो राजनीतिक उपकरण है क्या है? राज्य। तो ये एक वर्ग के ऊपर दूसरे वर्ग का शासन बनाए रखने का एक यंत्र है, ये मार्क्स महोदय ने कहा है। और अगर हम स्टालिन की बात कर लें तो स्टालिन महोदय कहते हैं कि एक देश में समाजवाद की ये बात करते हैं। और ट्राटस्की की बात करें तो ट्राटस्की जो है निरंतर क्रांति के नारा इन्होंने दिया है, यानी कि ये निरंतर क्रांति का समर्थन करते हैं ट्राटस्की महोदय। लेनिन के 2 उत्तराधिकारी थे, स्टालिन और ट्राटस्की, लेकिन सत्ता जो है पाने में स्टालिन कामयाब हो गए। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि श्रमिकों की तानाशाही सिद्धांत किसने सुपरिष्कृत किया? जो श्रमिकों की तानाशाही सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया? मार्क्स ने किया, एंजिल ने किया, मार्क्स एवं एंजिल ने किया, या लेनिन ने किया?
तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लेनिन। तो मार्क्स जो श्रमिकों की तानाशाही सिद्धांत था, इसको लेनिन के द्वारा सुपरिष्कृत किया गया है। तो इसमें ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि किस पुस्तक में किया, तो स्टेट एंड रिवोल्यूशन, स्टेट एंड रिवोल्यूशन, इस पुस्तक में जो है इस सिद्धांत का जो है क्या किया है, सुपरिष्कृत किया है। साथ में इसी पुस्तक में इन्होंने जो समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं में अंतर किया है, तो इसी में क्या किया है, साम्यवादी और समाजवादी व्यवस्थाओं में क्या किया है, अंतर किया है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ, क्वेश्चन आता है। तो किसने किया है, स्टेट एंड रिवोल्यूशन में ये जो श्रमिकों की तानाशाही सिद्धांत को सुपरिष्कृत किया गया है, और इसी बुक में क्या किया गया है कि साम्यवादी और समाजवादी व्यवस्थाओं में अंतर किया गया है। क्वेश्चन ये आता है कि साम्यवादी और समाजवादी व्यवस्थाओं में अंतर किसने किया, दे देंगे माओ, मार्क्स, लेनिन, स्टालिन सब दे देंगे, तो आपको लेनिन पे टिक करना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, लेनिन से संबंधित हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये अंतर किसने किया है, तो लेनिन के द्वारा अंतर भी किया गया है। चलिए आगे देखेंगे हम। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, एक तो किस बुक में किया गया है और फिर किसने किया है, तो लेनिन ने किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्क्सवाद ने पैट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख किस संदर्भ में किया था। तो जो ये पैट्रिशियन, प्लेबियन है और गिल्ड मास्टर है, जर्नीमैन का उल्लेख किस संदर्भ में किया था, तो वर्ग संघर्ष के संदर्भ में, वर्ग सहयोग एवं विवाह के संदर्भ में, नस्लीय सहयोग के संदर्भ में, या नस्लीय संघर्ष के संदर्भ में। तो इन्होंने जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, इसके संदर्भ में जो है इसका क्या किया है, उल्लेख किया है। देखेंगे यहाँ से हम अगला। थोड़ा हम कार्ल मार्क्स से संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो ये राज्य की उत्पत्ति का जो महत्वपूर्ण कारक है, उससे क्या है, उत्पादन के साधन को माना है। राज्य की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण कारक उत्पादन के साधन को माना है, ये है। दूसरा हम देखेंगे कि जो है ये वर्गहीन एवं राज्यहीन समाज की जो है चाहता है। मार्क्सवाद क्या चाहता है, वर्गहीन और राज्यविहीन समाज की संकल्पना करता है, ठीक है। परायेपन का सिद्धांत मार्क्स द्वारा दिया गया है। परायेपन का सिद्धांत मार्क्स ने दिया है। और अगर हम बात करें कुछ इनकी बुक्स की जो बहुत ही फेमस हैं, तो दास कैपिटल, पहले यहाँ पुस्तक लिख लेते हैं फिर करते हैं। तो पुस्तकें, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, अगली क्या है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो,
और एक एंजल्स ने लिखी थी ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। तो ये भी पूछी जाती है। और ये जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसको देख लेते हैं पहले। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है मार्क्स और एंजल्स, लेकिन अगर मार्क्स भी आता है तब भी आप टिक करेंगे, लेकिन ये जो है मार्क्स और एंजल्स के द्वारा लिखी गई थी। दास कैपिटल जो है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी, यानी कि ये मार्क्स ने लिखी थी। और अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी और एंड स्टेट, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो एंजल्स थे इनके द्वारा लिखी गई है, एंजल्स के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है। और राज्य के लुप्त हो जाने का विचार इससे संबंधित है। राज्य के लुप्त होने का विचार, किससे? मार्क्सवाद से संबंधित है। देखो, मार्क्सवाद भी आ जाएगा और साम्यवाद भी आ जाएगा, क्योंकि राज्य लुप्त कब होता है? जो साम्यवाद होता है, समाजवाद की अंतिम अवस्था जो होती है साम्यवाद, उसमें जो है न वर्ग होंगे न राज्य होगा, और जो है उत्पादन पे साधन पर सबका साझा नियंत्रण होगा। आवश्यकता के जो है क्षमता के अनुसार लोग कार्य करेंगे और आवश्यकता के अनुसार पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें साम्यवाद में होता है। तो ये विचार, राज्य लुप्त होने का विचार साम्यवाद से भी है। साम्यवाद, मार्क्सवाद आता है तो वो तो है ही, साम्यवाद से भी है। तो यहाँ पे साम्यवाद लिख लेते हैं, मार्क्सवाद तो आप आइडेंटिफाई कर देंगे। कभी समाजवाद से नहीं करना है। समाजवाद का जो लास्ट स्टेप होता है, यानी कि जो अंतिम अवस्था होती है, उसमें जाकर के राज्य लुप्त होता है। चलिए आगे देखेंगे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। कुछ कथन हमने दिए थे, कुछ यहाँ पे लिख लिया है ताकि आपका टाइम बचे। तो समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क एवं हृदय में रखता हूँ, ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये राम मनोहर लोहिया ने कहा था। अगला है कि समाजवाद का अभिप्राय आपको समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अभिप्राय, तो यहाँ आय होगा, आय। 1 सेकेंड, इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आय। समाजवाद का अभिप्राय क्या है कि जो आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये किसने कहा? ये बर्नार्ड शॉ ने बोला है। और अगला जो कथन है, साम्यवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती, ये लेनिन महोदय ने कहा। ये सभी जो है फेमस कथन हैं और जो है एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैं इनको आपको एज अ फैक्ट दे रही हूँ और आप इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला है, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है। किसने कहा? रैमजे म्योर ने ये बात कही है। दिख नहीं रहा है, चलिए, रैमजे म्योर ने कहा है ये। ठीक है। तो क्या कहा है? समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है, यानी गिरगिट की तरह जो है ये रंग बदलता रहता है। ये रैमजे म्योर ने कहा है। किसके बारे में? समाजवाद के बारे में। आगे देखेंगे, स्क्रीनशॉट आप लेते रहेंगे। ये सभी जो है इम्पोर्टेंट वो कथन हैं। अगला है, समाज की उन्नति के लिए विज्ञान को प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। किसने कहा है? ये फ्रांसिस बेकन के द्वारा कहा गया है। सभी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन ये कथन हैं। आगे है, आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है। साम्यवादी देश में वह बंदी है।
और अन्यत्र मर रहा है। अल्फ्रेड काबन ने कहा है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे है, राजनैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। ये किसके द्वारा कहा है? ये जो आदर्शवादी हैं इनके द्वारा कहा गया है कि राजनैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए ज़रूरी है। ठीक है। आगे है, युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्रियों के लिए मातृत्व है। मुसोलिनी ने कहा है, बहुत ही फेमस है। आगे है कि सब कुछ राज के भीतर, राज के बाहर कुछ नहीं और राज के विरुद्ध कुछ नहीं। ये जो है किसके द्वारा कहा गया? तो ये सर्वाधिकारवादी जो होते हैं उनके द्वारा कहा गया है। अगला सेंटेंस है, शेबाइन के अनुसार यह दार्शनिक कौन था जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया? तो ये जो शेबाइन के द्वारा कहा गया है और किसके लिए कहा गया है? ये मैकियावली के लिए कहा गया, क्योंकि मैकियावली ने राज्य को सभी प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त करते हुए संप्रभुता संपन्न बना दिया, जो वर्तमान राज्य की प्रमुख विशेषता है। तो वर्तमान राज्य की प्रमुख विशेषता क्या है? संप्रभुता। वर्तमान राज्य की विशेषताएं क्या हैं? जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। तो ये 4 विशेषताएं हैं जिसमें कि संप्रभुता जो है महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है। इसको प्राण तत्व भी कहा जाता है राज्य का। तो यहाँ पर हो गया, ये मैकियावली के लिए शेबाइन ने कहा है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण देख लेते हैं चीज़ें यहाँ पर। जो आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता कौन है? तो आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता ग्राहम वालास हैं। ये इनका मानना क्या है कि जो राज्य क्या है, व्यक्तियों का समूह है और इसलिए व्यक्तिक हित की दृष्टि से जो कुछ ठीक है वही सामाजिक और राजकीय हित की दृष्टि से भी ठीक है। तो इन जो आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रवर्तकों में अगर जो समर्थक हैं उनमें नॉर्मन एंजिल, ग्राहम वालेस, बेलांक, ये मिस फॉलेट जो हैं वो सभी आ जाते हैं इसमें। आगे देखेंगे, जो मैन वर्सेस स्टेट पुस्तक है किसकी है? स्पेंसर की है। और स्पेंसर ने जो है योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत इन्होंने दिया है, और साथ में ये जो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के जनक भी कहलाए जाते हैं। तो ये क्या है? वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के जनक भी हैं। ठीक है, स्पेंसर महोदय। आगे देखेंगे हम कि जो फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल है वो जो कि अब विकसित हो चुका है, तो कौन सा था? तो ये रेडिकल पार्टी थी। आगे देखेंगे, उदार राजनीतिक दर्शन का पिता कौन है? तो लॉक है। जो उदार राजनीतिक दर्शन का पिता कौन है? तो जॉन लॉक महोदय उदार राजनीतिक दर्शन के पिता माने जाते हैं और ये उदारवाद के जनक भी माने जाते हैं। आगे देखेंगे, राज्य एक बुराई है, तो ये अराजकतावादियों से संबंधित है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये व्यक्तिवादियों से संबंधित है। राज्य आवश्यक है, ये कभी कभी आ जाता है, राज्य एक आवश्यक भलाई है, तो ये आदर्शवादी प्रत्ययवादी जो हैं उनसे संबंधित है। और राज्यविहीन वर्गविहीन समाज ये किसकी अवधारणा है? तो मार्क्सवाद से संबंधित है। अगला कथन है कि व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य प्रस्तुत किसने किया है? तो लास्की के द्वारा जो है व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य, ये एक व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो लास्की के द्वारा जो है ये प्रस्तुत किया गया है। श्रेणी समाजवाद का संबंध किससे है? ब्रिटेन से है, यानी कि ब्रिटेन में इसका जो है इस पर काम हुआ था। आगे है, निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है किसने? उदारवाद ने। और जो संपत्ति का अधिकार भी
निजी संपत्ति के अधिकार की मांग भी किसने की है? उदारवाद ने ही की है। अगला है उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है, जो लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा से लिया गया है उदारवाद शब्द, जो लिबर शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। और अगला है ये वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के जनक स्पेंसर हैं। अभी हमने बात कर ली है ऊपर। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के जनक स्पेंसर हैं और वैज्ञानिक समाजवाद के जनक मार्क्स हैं। काल्पनिक समाजवाद की बात करें तो रॉबर्ट ओवन महोदय हैं। आगे देखेंगे दास कैपिटल को साम्यवाद की बाइबल कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। साम्यवाद की बाइबल किसे माना गया है? तो दास कैपिटल को माना गया है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है एडम स्मिथ ने लिखी है। और आर्थिक मानव की संकल्पना, ये पदबंध है। आर्थिक मानव की संकल्पना एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है। अगला है मार्क्सवाद खुले समाज का दुश्मन है। ये किसने कहा है? तो कार्ल पॉपर महोदय ने कहा है। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। और संपन्न वर्गहारा वर्ग की अवधारणा विकसित की है किसने? कार्ल मार्क्स ने। देख लीजिए, संपन्न सर्वहारा वर्ग की अवधारणा कार्ल मार्क्स द्वारा जो है विकसित की गई है। आगे है राज्य को पीछे धकेलो। ये किससे संबंधित है? तो जो निजीकरण उदारीकरण व्यवस्थाएं हैं ये इनसे संबंधित है, क्योंकि इसमें जो है राज्य के जो कार्य हैं उनको सीमित कर दिया है। निजीकरण उदारीकरण ने राज्य के कार्यों को, कार्य क्षेत्र को जो है बहुत ज़्यादा सीमित कर दिया है। तो वहीं से ये निकला है राज्य को पीछे धकेलो। आगे देखेंगे गुणतंत्र के लॉ नियम का प्रतिपादन रॉबर्ट मिसल्स ने किया है। और रॉबर्ट मिसल्स ने किया है किसके? गुणतंत्र के लॉ नियम का प्रतिपादन। और मीन काम्फ पुस्तक के कौन लेखक हैं? तो हिटलर हैं। इसका मतलब क्या होता है मीन काम्फ का? मेरा संघर्ष। मेरा संघर्ष। एक यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ और देखेंगे हम, जो शक्ति अभियान ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जो सी राइट मिल्स हैं। शक्ति अभियान सी राइट मिल्स इनसे संबंधित है। और द पावर ऑफ एलिट ये इनकी पुस्तक है, इसी में इन्होंने इस बात को किया है। तो क्या है द पावर ऑफ एलिट? द पावर ऑफ एलिट ये इनकी पुस्तक का नाम है, सी राइट मिल्स का। और शक्ति अभियान का शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया है। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया है? अरस्तु ने किया है। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया है? अरस्तु ने किया है। अरस्तु ने किया है। अब हम जो फिर से कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और फटाफट जो है इनको रिवीजन लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है लाल क्रांति किससे संबंधित है? चीन से, रूस से, जर्मनी से या भारत से? तो लाल क्रांति चीन से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेनिन की विचारधारा के समर्थक कहलाए। जो लेनिन की विचारधारा के समर्थक थे, जो लेनिन की विचारधारा को समर्थन करने वाले लोग थे, वो क्या कहलाए? समाजवादी कहलाए, जनवादी कहलाए, साम्यवादी कहलाए या सर्वहारावादी कहलाए? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो लेनिन के समर्थक थे वो साम्यवादी कहलाए। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट रिवीजन लेंगे। ये इनमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है, तो ये फटाफट रिवीजन के क्वेश्चन है। आगे है माओ ने क्रांति के लिए किसकी भूमिका पर बल दिया? लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो मजदूरों की भूमिका पर बल दिया या पूंजीपतियों की या किसानों के या उपरोक्त सभी? तो माओ ने क्रांति के लिए जो है किसानों की भूमिका पर बल दिया। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माओ ने सैनिक वर्ग में किन वर्गों को सम्मिलित किया? किसान को किया, मजदूर को किया, व्यापारी को किया या उपरोक्त सभी को किया? तो माओ ने जो सैनिक वर्ग में उपरोक्त सभी, यानी कि किसान भी थे, मजदूर भी थे, व्यापारी भी थे, सभी जो वर्ग के ये सारे समाज के सारे ये जो वर्ग थे, इन सभी को साथ लेकर के चले और इन सभी को जो है अपने सैनिक वर्ग में सम्मिलित किया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। माओ कौन है? आप सबको पता है।
नहीं तो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम फटाफट रिवीजन करेंगे। माओ समर्थक था किसका? एक दलीय व्यवस्था का, द्विदलीय व्यवस्था का, बहुदलीय व्यवस्था का या सर्वहारा दल की व्यवस्था का? तो जो माओ समर्थक था किसका समर्थक था? एक दलीय व्यवस्था का समर्थक था। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला है माओ लोकतंत्र के प्रतिपादक कौन है? सॉरी, जो जनवादी लोकतंत्र के प्रतिपादक कौन है? माओ है, स्टालिन है, ट्राटस्की है या लेनिन है? तो जनवादी लोकतंत्र के प्रतिपादक कौन है? ये आप सबको पता है कि लेनिन महोदय हैं। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ट्राटस्की की बात करें तो ये निरंतर क्रांति का नारा इन्होंने दिया था। निरंतर क्रांति का नारा इन्होंने दिया था, एक देश में निरंतर क्रांति। और स्टालिन की बात करें तो इन्होंने क्या कहा था? एक देश में समाजवाद की बात की थी। ठीक है, और माओ ये क्या बोलते हैं कि शक्ति जो है बंदूक की नली से निकलती है, ऐसा इन्होंने बोला था। और युद्ध को जो है इन्होंने बोला था कि युद्ध को महत्व दिया था इन्होंने कि युद्ध होते रहना चाहिए, ये सब। और ये जो है चीन के राष्ट्राध्यक्ष बने पहले, और 1949 में इनके द्वारा जो है चीन में क्रांति लाई गई। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायक संबंधी वाक्य किससे जुड़ा है? तो लेनिन से जुड़ा है, मार्क्स से जुड़ा है, स्टालिन से जुड़ा है या माओ से जुड़ा है? जो सर्वहारा वर्ग के अधिनायक संबंधी वाक्य किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है लेनिन महोदय से। ऑप्शन जो है ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है या मरणासन अवस्था है? किसने कहा है? मार्क्स ने कहा, स्टालिन ने कहा, माओ ने कहा या लेनिन ने कहा है? तो ये जो है लेनिन महोदय द्वारा किया गया। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। जनवादी लोकतंत्र के प्रतिपादक जो हैं लेनिन महोदय हैं, और इनकी पुस्तक अगर देखें तो स्टेट एंड रिवॉल्यूशन इनकी पुस्तक का नाम है। और ट्राटस्की की बात अगर हम करें तो ट्राटस्की ने दिया था निरंतर क्रांति का नारा दिया था। स्टालिन की बात करें तो एक देश में समाजवाद की बात की थी। माओ की बात करें तो इनके द्वारा जो है चीन की क्रांति लाई गई थी। कब लाई थी? 1949 में जो इनके द्वारा चीन की क्रांति लाई गई थी, और ये प्रथम राष्ट्राध्यक्ष बने थे। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वहारा वर्ग के अधिनायक संबंधी वाक्य किससे जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है? लेनिन से है, मार्क्स से है, स्टालिन से है या माओ से है? तो ये जो है लेनिन महोदय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या कह रहा है कि समाजवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है या साम्राज्यवाद होगा यहाँ पर। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है या मरणासन अवस्था है? ऐसा किसने कहा है? मार्क्स ने कहा, स्टालिन ने कहा है या माओ ने कहा है या फिर लेनिन ने कहा है? ऐसा जो है किसने कहा है? तो ये लेनिन महोदय के द्वारा कहा गया कि जो साम्राज्यवाद है वो पूंजीवाद की चरम अवस्था है या मरणासन अवस्था है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विचारधारा को मिथ्या या चेतना किसने कहा है? मार्क्स ने कहा है, माओ ने या लेनिन ने या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो विचारधाराओं को मिथ्या मानने वाले जो है मार्क्स महोदय हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवादी लोकतंत्र को जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है? यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है जनवादी लोकतंत्र का? समाजवाद के नाम से, केंद्रवाद के नाम से, साम्यवाद के नाम से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जनवादी लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है? केंद्रवाद के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन जो है बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि लेनिन के साम्यवादी दल में सबसे ऊपर होगा क्या होगा? कम्यून होगा, पोलित ब्यूरो होगा, कैडर दल होगा या बहुमत प्राप्त नेता होगा? तो लेनिन के साम्यवादी दल में सबसे ऊपर जो है पोलित ब्यूरो होगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा।
आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लेनिन के अनुसार सर्वहारा वर्ग को विचारधारा विकसित करनी चाहिए, विचारधारा विकसित नहीं करनी चाहिए, पूंजीवादी विचारधारा अपनानी चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लेनिन के अनुसार जो सर्वहारा वर्ग है उसको अपनी विचारधारा विकसित करनी चाहिए, क्योंकि विचारधारा का बहुत रोल होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय समाजवाद की स्थापना रूसी क्रांति के माध्यम से हुई, फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से हुई, इटली की क्रांति के माध्यम से हुई, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो यूरोपीय समाजवाद की स्थापना किसके द्वारा होती है, जो रूस में क्रांति होती है, रूसी क्रांति, इसके द्वारा होती है। कब होती है रूसी क्रांति, जो ये होती है 1917 में होती है। और किसके द्वारा होती है, तो ये लेनिन के द्वारा, लेनिन इसके जो अगुवा होते हैं, लीडर होते हैं, उनके द्वारा ये क्रांति लाई जाती है रूस में। और उसी क्रांति के द्वारा जो है यूरोप में समाजवाद की स्थापना होती है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि गांव द्वारा शहरों को घेरा जाए, ये नारा किसने दिया था, तो ये नारा दिया गया था, ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने, मार्क्स, लेनिन, माओ, स्टालिन। इतने जो है, तो गांव द्वारा शहरों को घेरा जाए ये नारा दिया गया था माओ के द्वारा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माओ के नेतृत्व में चीन में कौन सी सरकार गठित हुई, कौन सी सरकार गठित हुई, समाजवादी हुई, साम्यवादी हुई, माओवादी हुई, या सर्वहारावादी हुई। तो माओ के नेतृत्व में कौन सी सरकार होती है गठित, साम्यवादी। चीन में साम्यवादी व्यवस्था है, तो साम्यवादी सरकार वहाँ पर माओ के नेतृत्व में गठित हुई थी। कहाँ, चीन में। चलिए देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि न्यू क्या है, ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ये किसकी पुस्तक है, मार्क्स की है, या लेनिन की है, या हिटलर की है, या किसी की भी नहीं है। तो जो ऑन न्यू डेमोक्रेसी है ये पुस्तक जो है माओ की है। यहाँ ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, मार्क्स, लेनिन, हिटलर ये सब दे दिए हैं, लेकिन यहाँ ये माओ होना चाहिए, हम लिख लेते हैं माओ। ये माओ की पुस्तक है और यही ऑप्शन जो है हमारा सही है। ये माओ की पुस्तक है, क्या, ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ये माओ की पुस्तक है। और अगर हम मार्क्स की बात करें तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये इनकी पुस्तक है। लेनिन की बात करें तो स्टेट एंड रिवोल्यूशन, हमने अभी भी बात कर ली थी, स्टेट एंड रिवोल्यूशन इनकी पुस्तक है। और हिटलर की बात करें तो मीन काम्फ जो है हिटलर की पुस्तक का नाम हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम आगे देखेंगे। आज हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फटाफट रिवीजन लेकर के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ऑप्शन जो है डी सही हो रहा है आपका, ऑप्शन डी जो है माओ सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि चीन की क्रांति है वो कब होती है, 1 अक्टूबर 1949 को, या 1 सितंबर 1949 को, या 31 अक्टूबर 1949 को, या 15 अक्टूबर 1949 को। तो चीन की क्रांति 1 अक्टूबर 1949 को होती है। ऑप्शन जो है यहाँ पर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, ये किसकी पुस्तक है, क्या है, ऑन पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, ये मार्क्स की बुक है, या मुसोलिनी की है, या हिटलर की है, या फिर माओ की है, किसकी है, तो ये भी जो है माओ की पुस्तक है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीन का राजनीतिक पिता कौन है, कोमिंगतांग है, या माओ है, या सन यात सेन है, या युआन काई है। तो यहाँ पर चीन के राजनीतिक पिता की बात हो रही है। तो चीन का राजनीतिक पिता माओ है, क्योंकि इनके द्वारा क्रांति लाई गई थी। तो माओ जो है चीन का राजनीतिक पिता है। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि क्रांति के बाद राष्ट्र का प्रथम राष्ट्राध्यक्ष कौन था। चीन में क्रांति के बाद जो है, चीन में क्रांति के बाद जो है प्रथम राष्ट्राध्यक्ष कौन था, सन यात सेन था, या युआन काई था, या कोमिंगतांग था, या माओ था। तो ये ऑप्शन डी, यहाँ भी माओ ही जो है प्रथम राष्ट्राध्यक्ष के रूप में जो है अपने आप को इसने आसीन किया था। ठीक है, यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला है यूटोपिया किसकी पुस्तक है? टॉमस मूर की है, रॉबर्ट ओवन की है, चार्ल्स फेरियर की है या सेंट साइमन की है? तो जो यूटोपिया है ये टॉमस मूर की पुस्तक है, यहाँ पर ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। और ये जो रॉबर्ट ओवन है तो ये काल्पनिक समाजवाद के जनक हैं। और चार्ल्स फेरियर, सेंट साइमन ये क्या है? ये सभी जो है समर्थक हैं, ये सभी समर्थक हैं दोनों। आगे देखेंगे हम, यहाँ पर जो है ऑप्शन ए हमारा सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माओ विश्वास करता था, किसमें विश्वास करता था? युद्ध की अनिवार्यता पर, शांति बहाली में, शांति संधियों में या अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व में? तो जो माओ था ये युद्ध की अनिवार्यता पर विश्वास करता था, युद्ध को मतलब ज़रूरी मानता था कि युद्ध होने चाहिए। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवाद एवं साम्यवाद में सर्वप्रथम अंतर किसने किया था? तो इसकी बात हमने भी की थी कि समाजवाद एवं साम्यवाद में सर्वप्रथम अंतर जो है लेनिन के द्वारा किया गया था। और कौन सी पुस्तक थी? स्टेट एंड रिवोल्यूशन पुस्तक इनकी जो है इसी में किया गया था। स्टेट एंड रिवोल्यूशन इसी पुस्तक में इन्होंने किया था। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टून टून टाटा सूत्र किसके द्वारा दिया गया? हिटलर के द्वारा या लेनिन के द्वारा या माओ के द्वारा या ट्राटस्की के द्वारा? किसके द्वारा जो है ये दिया गया? तो ये माओ के द्वारा दिया गया है, टून टून टाटा। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, किसने कहा है? तो ये माओ ने कहा, लेनिन ने कहा या स्टालिन ने कहा या फिर हिटलर ने कहा? तो ये भी माओ के द्वारा कहा गया है कि शक्ति जो है बंदूक की नली से निकलती है। अब हमारा अगला टॉपिक, हम मार्क्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेंगे और इसके बारे में फटाफट एक रिवीजन लेंगे। तो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, किस पद्धति के माध्यम से मार्क्स ने राज्य का अनुसंधान किया? तो कौन सी पद्धति है? भौतिकवाद है, द्वंद्वात्मक है, तुलनात्मक है और आगमन है। तो कौन सी पद्धति के माध्यम से राज्य का अनुसंधान किया? तो ये ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, द्वंद्वात्मक। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक अवस्थाओं का वर्णन करते हुए कितने युगों का वर्णन किया है? 4 का किया है, 5 का किया है या 6 का किया है या 7 का किया है? तो इन्होंने जो है 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। आर्थिक अवस्थाओं का वर्णन करते हुए 5 युगों का वर्णन जो है इन्होंने किया है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जमींदार और किसान किस युग की विशेषता है? दास युग की है, आदिम साम्यवादी युग की है, सामंती युग की है या पूंजीवादी युग की है? तो जमींदार और किसान से क्या मतलब हो रहा है इसका? सामंती युग। सामंती युग से ये संबंधित है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्क्स के अनुसार आदिम साम्यवादी युग की विशेषता क्या है? आदिम साम्यवादी युग की विशेषता पूछ रहे हैं। तो वर्ग नहीं था, राज्य नहीं था, सभी बराबर थे, उपर्युक्त सभी। तो जो आदिम साम्यवाद था उसमें ना तो वर्ग था ना राज्य था, सभी बराबर थे, यानी जो संसाधन थे उनका, रिसोर्सेज का सभी बराबर यूज करते थे। वहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं था, कोई वर्ग नहीं था, कोई राज्य नहीं था, शोषण भी नहीं था। तो ये उपर्युक्त सभी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवादी युग में कुछ पूंजीपति बचे रहेंगे, सभी पूंजीपति समाप्त हो जाएंगे, बहुत पूंजीपति बचे रहेंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो समाजवादी अगर युग की बात करें तो कुछ पूंजीपति इसमें बचे रहेंगे और जो समाजवाद की अंतिम अवस्था साम्यवाद होगी उसमें सभी पूंजीपति समाप्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ समाजवादी में कुछ पूंजीपति बचे रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मैंने वर्ग संघर्ष पैदा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या करके ये बताया कि वर्ग संघर्ष सदियों से किस प्रकार विद्यमान है। ऐसा किसने कहा है? मार्क्स ने कहा है, लेनिन ने कहा है या स्टालिन ने कहा है या फिर ट्राटस्की ने कहा है? तो ये जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। फटाफट रिवीजन लेना है, ये सब आपको पता है, सिर्फ एक बार इसका
रैपिड रिवीजन आपको लेना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्क्स के अनुसार विकास का मुख्य प्रेरक तत्व है उत्पादन के साधन, भौतिक साधन या वर्ग संघर्ष। तो वर्ग संघर्ष है इसमें जो है मुख्य प्रेरक तत्व। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। किसने कहा राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का उपकरण है? किसने कहा? मार्क्स ने कहा, लेनिन ने कहा, स्टालिन ने कहा, या उपर्युक्त में से किसी ने नहीं कहा है। तो ये जो है मार्क्स द्वारा कहा गया है, जो राज्य को है एक शोषण का यंत्र बताया गया है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे मार्क्स के विचारों का मूल आधार क्या है? द्वंद्वात्मक है, भौतिकवाद है, या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, या वर्ग संघर्ष है। तो इनके जो विचारों का मूल आधार क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि किसने संसद को गप मारने की दुकान एवं सांसदों को पूंजीपतियों का वकील बताया है? तो किसने बताया है? वी लेनिन ने, जे.एस. मिल ने, कार्ल मार्क्स ने, या माओ ने। तो ऐसा जो है ये कार्ल मार्क्स महोदय जो हैं इन्होंने बताया है। ऑप्शन जो है सी यहाँ पर सही हो जाएगा। संसद को गप मारने की दुकान एवं सांसदों को पूंजीपतियों का वकील इन्होंने बताया है। आगे देखेंगे हम स्टेट एंड रिवोल्यूशन किसकी पुस्तक है? तो ये वी लेनिन की पुस्तक, आप सबको पता है। कार्ल मार्क्स की क्या है? दास कैपिटल है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ना। दास कैपिटल है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। और स्टालिन की स्टेट एंड रिवोल्यूशन है। ट्राटस्की के द्वारा जो है निरंतर क्रांति का नारा दिया जाता है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मानना था कि सर्वप्रथम रूस में साम्यवाद की स्थापना की जाए। जब रूस प्रकाश पुंज की भांति कार्य करेगा और धीरे धीरे सभी देशों में साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। ऐसा जो है किसका मानना था? कार्ल मार्क्स का, या वी लेनिन का, या स्टालिन का, या फिर ट्राटस्की का। ऐसा मानना जो है किसका था? तो जो वी लेनिन था उनका जो है ऐसा मानना था कि पहले जो है कहाँ पर रूस में साम्यवाद की स्थापना की जाए और उसके बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में जो है इसकी स्थापना होगी। आगे है कि लेनिन ने अपने दल को क्या कहा? समाजवादी दल कहा, साम्यवादी दल कहा, या वर्गविहीन दल कहा, या राज्यविहीन दल कहा। तो लेनिन की बात हो रही है कि उन्होंने अपने दल को कहा क्या? तो उन्होंने अपने दल को जो है समाजवादी दल बोला है। ठीक है, देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की है, स्टालिन की है, वी लेनिन की है, कार्ल मार्क्स की है। तो वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट पुस्तक कार्ल मार्क्स की है। वी लेनिन की है स्टेट एंड रिवोल्यूशन, और एडम स्मिथ की क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। और स्टालिन की बात करें तो इनका नारा जो है फेमस है, एक देश में समाजवाद। आगे है हे ईश्वर, हे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए वेड़ियाँ हैं और पाने के लिए संसार भरा पड़ा है। ये किसने कहा था? मार्क्स ने कहा, माओ ने, लेनिन ने, या महात्मा गांधी ने। तो ये जो है कार्ल मार्क्स ने कहा था, मजदूरों से अपील करते हुए कि अपनी जो है ये पराधीनता है इसके लिए खड़े हो, क्रांति करो, वगैरह वगैरह। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? रॉबर्ट ओवन है, कार्ल मार्क्स हैं, हेगल हैं, या स्पेंसर हैं। वैज्ञानिक समाजवाद की बात हो रही तो कार्ल मार्क्स हैं इसके। रॉबर्ट ओवन काल्पनिक समाजवाद के हैं और स्पेंसर जो है वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के ये जनक माने जाते हैं। और हेगल के बहुत सारे फेमस कथन हैं। राज्य जो ईश्वर है क्या है? राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, अवतरण है, वगैरह वगैरह। चलिए देखेंगे। ये हेगल जो है आदर्शवादी हैं। आगे है निम्न में से कौन सा सिद्धांत वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत आता है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आता है, या ऐतिहासिक भौतिकवाद आता है, या वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आता है, या उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो है जो तीनों सिद्धांत दिए गए हैं तो ये सभी आते हैं और यहाँ पर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसमें एक अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और आता है जो वैज्ञानिक समाजवाद है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे किसके अनुसार राज्य पूंजीपतियों की रचना है? वी लेनिन के, कार्ल मार्क्स के, रस्किन के, या स्टालिन के। तो किसके अनुसार जो है राज्य पूंजीपतियों की रचना है? तो ये
जो कार्ल मार्क्स महोदय हैं, इनके द्वारा ऐसा बोला गया है। कार्ल मार्क्स, वी लेनिन की जो है स्टेट एंड रिवोल्यूशन है, स्टालिन का जो है क्या है नारा है, एक देश में समाजवाद। रस्किन की बात करें तो इनकी पुस्तक है इनकी पुस्तक क्या है, अनटू दिस लास्ट, और इसी का जो है गुजराती वो ट्रांसलेशन किया था महात्मा गांधी ने, सर्वोदय, वो गुजराती भाषा में इसी बुक का ट्रांसलेशन है, रस्किन की बुक का। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्क्स के अनुसार, यहाँ पर ऑप्शन दिया, यस दे दिया है। अगला है कि मार्क्स के अनुसार उसकी द्वंद्वात्मक पद्धति का वाद शब्द किससे संबंधित है? ये प्रारंभिक वस्तु है, या प्रतिक्रिया है, या सत्य तत्व है, या उपयुक्त सभी है? तो हम वाद शब्द को पहले हम समझ लेते हैं कि वाद शब्द का यहाँ मतलब क्या निकल रहा है। तो जो ये द्वंद्वात्मक पद्धति जो अपनाई थी, तो इसमें क्या होता था, कोई वाद हुआ, ठीक है, उसकी जो है वाद हुआ, वाद हो गई प्रारंभिक वस्तु, ठीक है, फिर क्या हुआ, संवाद हुआ, संवाद हुआ, वाद प्रतिवाद होता है, फिर वाद के बाद प्रतिवाद हुआ, तो ये क्या हो गया, ये हो गई प्रतिक्रिया। फिर जो है निकल के क्या आता है, संवाद। जब संवाद होता है तो ये होता है सत्य तत्व, जो उसमें बचता है वो हो जाता है। तो जो है प्रारंभिक वस्तु क्या है, द्वंद्वात्मक पद्धति की प्रारंभिक वस्तु है वाद, क्योंकि पहले वाद होगा, फिर प्रतिवाद, तब संवाद। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काल्पनिक समाजवादियों ने सुंदर फूल की कल्पना तो की, लेकिन इसके लिए ज़मीन नहीं तैयार की। किसने कहा है ऐसा? वेपर ने कहा है, वाहन ने कहा है, मैक्सी ने कहा है, या चार्ल्स फूरियर ने कहा है? ये बात किसने कही गई, किसके द्वारा कही गई है कि काल्पनिक समाजवादियों ने सुंदर फूल की कल्पना तो की, लेकिन ज़मीन उसके लिए तैयार नहीं की? तो ये वेपर महोदय के द्वारा कहा गया है। आज की प्रैक्टिस में इतना ही करेंगे। कल हम और मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और वन लाइनर फैक्ट भी लेकर के आएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, वो कवर हो सकें। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन लेते रहिए। मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।